हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते तो बता देता हूं कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है चाणक्य मैथमेटिक्स, जिस पे मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता हूं। अब इस चैनल पे आपको आर्ट्स का जो भी विषय है उसको तैयारी करवाया जाएगा और इस तरह से करवाया जाएगा कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जाम में बैठेंगे ना, जब एग्जाम दे के आएंगे तो ज़रूर मुझे याद करेंगे कि हाँ, एसके निषाद सर से हम क्लास लिए थे। क्या कर रहे हैं कि अभी हिस्ट्री का स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, पहला पार्ट जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है उसको व्यवस्थित करके यहाँ पर लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो आप लोग बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो आप लोगों को याद होगा कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है कि जिनेवा संधि कब हुई। जिनेवा की संधि कब हुई, तो आप लोगों को याद होगा कि जिनेवा की संधि 1954 ईस्वी में हुई थी। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, अभी नहीं लिखिए, जब कहेंगे ना कि लिख लीजिए तब लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोग याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कितना बचा 1971 में टिकला क्या आता है, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। आप लोग नहीं चेंज होइएगा, हम कह रहे हैं विश्वास करके आप पढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जैसे मैथ का चल रहा सीरीज चाणक्य मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो भैया जिस वर्ष बनेगा उसी समय तो हस्ताक्षर होगा, तो इसका भी याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में ही हुई थी। क्या कोई दिक्कत? चलिए, पांचवा सवाल है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ वो कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था। हाँ, अगला है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं कीजिए, हम आप लोगों को बता देते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, मतलब उसका काम क्या था, वो कौन सा बिजनेस करता था। हाँ, तो ये जो है ना पेशा इसका क्या था, क्या काम करता था, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये नाविक थे, नाव चलाने का काम करते थे, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। हाँ, तो इसका क्वेश्चन का याद आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा मेजिनी। मेजिनी, कहीं पर मेजिनी लिखा होता है, टेंशन नहीं लीजिएगा, मेजिनी। चलिए, अगला है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे, तो याद रखिएगा ये मैसूर के शासक थे। मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर। हाँ, भैंसूर नहीं, मैसूर। चलिए, अगला है यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली, जिसने यंग यूरोप का मतलब स्थापना किया था, वही आदमी मेजिनी। मतलब इटली का भी संस्थापक कौन है, तो मेजिनी है। मेजिनी कहिए या मेजिनी कहिए, बतवा इज एक के है। हाँ, बतवा इज से। चलिए, अगला है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आप लोगों को याद होगा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क, ये बिस्मार्क बाबा जो है ना, अभी 3 नाम आया, मेजिनी, उससे पहले नहीं, हाँ, गैरीबाल्डी और बिस्मार्क। ये सब क्या किया था, किसका एकीकरण किया था, वो भी क्वेश्चन आएगा इसके बाद, देखिएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, समधि नहीं, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो जस्ट उल्टा करके पूछा है क्या। ये फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो 1871। अब पूछ रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, तो बस फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। लिख लेंगे आंसर, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसका कमेंट करके आप आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब दीजिएगा तो मैं तो जवाब दूंगा ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें दूंगा। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, चलिए इसने किया था जर्मन राज्य का निर्माण, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्या इतना समझ में आया? समझना क्या है दोस्तों, इसको लिख करके आप याद कर लीजिए, ये समझने वाला नहीं, समझना है तो मैथ वाले क्लास में आइए चाणक्य मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा रोकिए, उसके बाद नोट कीजिए और फिर आगे देखिए वीडियो। तो चलिए अब 14 के बाद देखते हैं। 14 के बाद क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था, कौन सा देश? तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था, इटली के एकीकरण होने में किसने मदद किया था, हेल्प किया था? तो इसमें 3 नाम आता है बाबू। कौन कौन नाम आता है? तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। उसके लिए कौन कौन? मेजनी, काबूर, गैरीवाल्डी। तो मेजनी याद रखिएगा, काउंट काबूर याद रखिएगा, उसके बाद है ये वाला काउंट काबूर, और तीसरा गैरीवाल्डी, गैरीवाल्डी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1870 में, कहाँ पर हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो उस जगह का नाम याद रखिएगा, सेडोन। क्या याद रखेंगे? सेडोन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सेडोवा, तो सेडोवा होगा कि सेडोन? आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा तो पता चले। चलिए अगला है, जालबेरिन संबंधित था। जालबेरिन किससे संबंधित था? तो ये जालबेरिन जो है ना एक संस्था था, एक इंस्टीट्यूशन था, हाँ, जो संबंधित था क्या चीज़ से? तो व्यापारियों से, व्यापारियों से, व्यापारियों से। जालबेरिन एक संस्था थी जो किससे संबंधित थी? व्यापारियों से। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद पर, और प्रधानमंत्री को कहीं कहीं चांसलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांसलर। चलिए तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एक होने में, अच्छा एक होने में नहीं, यहाँ पर नहीं है, कि जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन था? किसने जर्मनी को एकीकरण करने में मदद किया? तो उसका नाम है क्या? बिस्मार्क। कौन है बाबू? बिस्मार्क याद रखेंगे आप लोग, बिस्मार्क। हाँ वैसे भी मेरा मार्कर कितने रुपये का है? 20 रुपये का है, बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में, तो आपको पता है कि इटली के एकीकरण में किस किस ने योगदान किया? तो मेजनी ने किया, काउंट काबूर ने किया, गैरीवाल्डी ने किया। 3, तो ये संबंध होगा इस तीनों का। लेकिन बिस्मार्क किससे संबंधित है? बिस्मार्क तो जर्मनी से संबंधित है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण किसके कारण हुआ? बिस्मार्क के कारण। यहाँ पर आपका पहला चैप्टर इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का टोटल VVI क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, वैसे तो नहीं जाने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें तो आप जा सकते हैं किसमें? चाणक्य मैथमेटिक्स, चाणक्य मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर, मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। हाँ सिर्फ ऐसे आवाज़ कीजिए चाणक्य मैथमेटिक्स, इसके निसात सर आ जाएगा मेरा चैनल। समझ रहे बात? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला चैप्टर लेकर के, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।